2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा मिशन मोड में काम कर रही है। वहीं यूपी भाजपा को भी अब जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है, जिसके संकेत कल दिल्ली में हुई मुलाकात से मिले हैं। बिल्कुल, दिल्ली में जल्द ही यूपी भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने की कवायद तेज बताई जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है और आधे घंटे तक की यह मुलाकात हुई है। आपको बताएं, भूपेंद्र चौधरी यूपी के बड़े जाट नेता हैं और अभी यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। तो देखिए, लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था। ऐसा अमूमन होता नहीं है कि बीजेपी का ही अपना रूल है कि एक शख्स दो पद पर नहीं मौजूद रह सकता, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं पिछले 5 महीने से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अब भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई आधे घंटे की। ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। तो 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए अयोध्या में मंदिर निर्माण भी तेजी से हो रहा है। वहीं सीएम योगी लगातार अयोध्या के विकास कार्यों पर भी नजर बनाए रखी है। बिल्कुल, बारीक नजर रहती है सीएम की। कोई भी दौरा हो, हम देखते हैं कि किस तरीके से अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर की वो समीक्षा और कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते रहते हैं। सीएम ने कहा है कि ड्रेनेज का काम बड़ी तेजी से हो, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करें। इसके साथ ही सीएम योगी ने जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ के काम को भी जल्द निपटाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ सोलर सिटी बनाने की प्राथमिकता हो, इस आधार पर काम को तेजी से किया जाए। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें जसपुर के 19 गांव काशीपुर तहसील में शिफ्ट किए गए। केदारनाथ निर्माण कार्य में छूट दी गई। 2 मंजिला भवन बनाने की भी मंजूरी बैठक में दी गई है। बिल्कुल, परिवहन विभाग की नई सेवा नियमावली को मंजूरी के साथ केदारनाथ में चल रही कंपनी के मैन पावर को बढ़ाने की भी मंजूरी मिली है। देखिए, जायका में 526 करोड़ के प्रोजेक्ट में 70 पदों की मंजूरी मिली है। साथ ही साथ राजस्व विभाग की नियमावली में शिथिलता दी गई है। अमीनों को तहसीलदार पर प्रमोट करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड भू संपदा विक्रय करार नियम को भी मंजूरी मिली है और मकान खरीदना अब और आसान होगा। देखिए, न्याय विभाग की नियमावली में भी संशोधन की खबर है। सितारगंज चीनी मिल को सुरक्षा धनराशि को 5% से 2% करने पर सहमति बन गई है। शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य और स्वच्छता को पढ़ाई में शामिल करने का भी जिक्र सामने आ रहा है। और परिवहन विभाग में 24 अभ्यर्थियों के चयन के लिए दिन में हुआ था। पहले आर्थिक हालात कमजोर थी, अब नियुक्ति देने पर फैसला हुआ है। परिवहन विभाग में रेलवे निर्माण मैनुअल उत्तराखंड में अडॉप्ट किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर जारी है। कुदरत के इस कहर से लोगों पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। देखिए, हर दिन एक से भयावह एक तस्वीरें और मंजर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आसमानी आफत से पहाड़ पर जिंदगी खतरे में पड़ गई है। उत्तराखंड में मॉनसून के दस्तक के बाद से ही हर दिन एक नई घटना सामने आ रही है। कहीं भूस्खलन तो कहीं बादल फटने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बादल फटने की ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं, जो टिहरी से सामने आई हैं, जहां एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है। तबाही की ये तस्वीरें घनसाली की हैं, जहां नैल चामी नदी उफान पर है, जिसका पानी खेतों को चीरता हुआ निकल रहा है, जिससे कई किसान अब बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पेयजल लाइनों के साथ ही सभी रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ रह रहे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। ग्राम पंचायत भारती में ये बादल फटा है, इससे जो अभी तक यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, न ही किसी के भी ऐसा कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है। लेकिन जो सिंचित भूमि है, काफ़ी तबाही हुई है सिंचित भूमि की, और जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, इससे कहीं न कहीं लोग अभी खतरे में हैं। मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां जखोली के त्यूखर और घरड़ा गांव में भारी बारिश ने तबाही मचाई। यहां बहने वाली हिलाऊ नदी में बादल फटने की वजह से नदी उफान पर आ गई है और ग्रामीणों की हजारों हेक्टेयर जमीन को तबाह कर दिया।
पोस्टमैन के मकान के अगल बगल से उनको भी जो है जानवरों को निकालने में बहुत परेशानी हो रही है। आज भी तो सुबह आ जाएंगे, अभी वो शिक्षण हानि वो नहीं हुई है। और नीचे जो है सुनिंदा में तो जो है वहाँ पे एक पुल था और गोविंद सिंह पवार का उसका घरा भी बह गया। और उधर जो है रघुनाथ सिंह को जो है आने जाने की और मीना में कोर्ट में वहाँ पे आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। पहाड़ों में मानसून अंतिम चरण में है, लेकिन अंतिम चरण में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। हर दिन एक नई मुसीबत सामने आ रही है। ऐसे में लोगों को खुद सावधान रहने की बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से यूपी की नदियां उफान पर हैं। यमुना, चंबा, केन, बेतवा समेत कई सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को छू रहा है। बिल्कुल, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, किस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए, हमीरपुर, इटावा, आगरा की, बिजनौर की, फतेहपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और लोगों को इस बारिश से काफी परेशानी अब होने लगी है। नोएडा ट्विन टावर फाइनल रिहर्सल ध्वस्तीकरण का मॉक ड्रिल आज होना है और इसके लिए धमाके का रिहर्सल भी किया जाएगा। तो फाइनल तैयारी रहेगी और सुबह 11 बजे सीबीआरआई ध्वस्तीकरण को लेकर के समीक्षा बैठक भी करेगा। तो बिल्कुल, बैठक के बाद ब्लास्ट करने वाली एडीपीएस इंजीनियरिंग कंपनी को एनओसी मिलेगी और 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे सबसे बड़ा धमाका किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ भी करेगी मौके पर निरीक्षण। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी और प्राधिकरण की टीम निरीक्षण करने पहुंचेगी। वहीं सीबीआरआई और अन्य विभाग के अधिकारी निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचेंगे। तो आज अहम दिन, आज ट्विन टावर के ध्वस्त करने की धमाके की रिहर्सल होगी, मॉक ड्रिल होगी। सुबह 11 बजे सीबीआरआई ध्वस्तीकरण को लेकर समीक्षा बैठक करेगा और बैठक के बाद एडीपीएस इंजीनियरिंग कंपनी को एनओसी मिलेगी और उसके बाद 28 अगस्त को धमाका होगा। सबसे बड़े धमाके का काउंटडाउन, ट्विन टावर का आखिरी राउंड। दुनिया बनेगी गवाह, धूल से भर जाएगी नोएडा की हवा। देश की एक शानदार बिल्डिंग जमींदोज होने वाली है जिसका नाम है ट्विन टावर। 3700 किलो बारूद, एपेक्स सियान में आखिरी ताबूत। कुतुब मीनार से ऊंची इमारत, भारत में दिखेगी विज्ञान की ताकत। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये ट्विन टावर ध्वस्त किया जाएगा। पिक्चर से पहले ट्रेलर, 8 सेकंड का खौफनाक मंजर। दहल उठेगी धरती, गरजेगा आसमान, जब एनसीआर में आएगा धमाके से तूफान। ट्विन टावर का क्लाइमैक्स सीन, नोएडा का बुर्ज खलीफा खल्लास। तो देखिए, ट्विन टावर पर होने वाला ये ब्लास्ट एक्सपर्ट्स की निगरानी में होगा और टावर के आसपास का इलाका आइसोलेशन जोन होगा जहां परिंदा भी पड़ नहीं मार पाएगा। बिल्कुल, ना आसमान में कोई हवाई जहाज, हवाई उड़ान भरी जाएगी, ना ही उस दिन गाड़ियों की रफ्तार भर पाएंगे, ना ही नोएडा और दिल्ली तक का रूट को डाइवर्ट करना होगा, जबकि आपातकालीन सेवाएं हर वक्त
तैनात रहेंगे, यानी बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। तो दरअसल सुपरटेक ट्विन टावर की ध्वस्तीकरण का काम मई में पूरा होना था, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने से इसका ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया। लेकिन इस बार तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ट्विन टावर 8 से 10 सेकंड के भीतर खल्लास हो जाएगा। एक्सपर्ट की निगरानी में होगा ब्लास्ट, धमाके की स्पीड होगी सुपर फास्ट। 28 अगस्त की दोपहर जब ट्विन टावर को गिराया जाएगा, नोएडा का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। न आसमान में कोई जहाज उड़ेगा, न ही ट्विन टावर के आसपास कोई भटकेगा। ऑपरेशन ट्विन टावर पूरी तरह से सीक्रेट होगा। दरअसल ब्लास्ट से पहले करीब 300 मीटर तक आइसोलेशन जोन बनाया जाएगा, जहां किसी को आने नहीं दिया जाएगा। वहीं रूट डाइवर्जन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे करीब आधे घंटे के लिए बंद रहेगा। टावर के चारों तरफ की सड़कें बंद रहेंगी। इससे कनेक्टिंग रोड पर बैरिकेडिंग होगी। ट्विटर पर हर अपडेट दी जाएगी। हर आधे घंटे पर ट्रैफिक बुलेटिन जारी होगा। जोन रहेगा, इस सब के बारे में आज अभी यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई है और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि 28 तारीख की तैयारियाँ पूर्ण हैं। मॉक ड्रिल लगातार हो रही है, अलग अलग स्तर की मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन्स के लिए हो रही है। ट्रैफिक एडवाइजरी हमारे द्वारा जारी की गई है। ये सामने का जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, ये एक्सक्लूजन जोन रहेगा। ये सारा ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी हो गई हैं। ट्रैफिक सेफ्टी, फायर सर्विस, इन सब की मॉक ड्रिल एक बार अभी और होगी। 40 टावर्स ऐसी हैं जिनको एक समय अवधि उसकी डिसाइड की गई है, जिसमें उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। वो लोग यहाँ से और थोड़ा सेफर डिस्टेंस पे मूव करेंगे। टावर के ध्वस्तीकरण के समय आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस पिकेट तैनात रहेगी। सुरक्षा इंतजामों के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर पुलिस के एक डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के 5 अफसरों को भी तैनात किया जाएगा। मतलब पूरा महकमा उस दिन ट्विन टावर पर लगा होगा। यहाँ पे लगातार जो तमाम सारे इंजीनियर्स हैं, जो तमाम सारे यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लोजन लगाने का काम कर रहे हैं। 28 अगस्त को इस बिल्डिंग को दोपहर 2 बजे के बाद धराशायी किया जाएगा। 9 मिनट के अंदर ये बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। जिसके बाद अगर बात करें तो जो बचा हुआ मलबा है उसको हटाने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल तमाम सारे जो उच्च अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के, इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो तमाम सारे विशेषज्ञ हैं वो लगातार इस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन जो लग रहा है उसकी देखरेख कर रहे हैं, और जो तमाम सारे काम चल रहे हैं भी उसकी देखरेख कर रहे हैं। बता दें कि जिस दिन ब्लास्ट होगा उस दिन ब्लास्ट पॉइंट पर सिर्फ 6 लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें एडिफिस इंजीनियरिंग, जेट डिमोलिशन के अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर, पुलिस प्रतिनिधि, विस्फोट विशेषज्ञ चेतन दत्ता, जिनकी निगरानी में ये पूरा धमाका होगा, और ट्रैफिक डीसीपी गणेश प्रसाद शाह मौजूद रहेंगे, जो हर घटना पर नजर रखेंगे। दरअसल सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का काम मई में ही पूरा होना था, लेकिन तैयारी पूरी न हो पाने के कारण एडिफिस इंजीनियरिंग ने सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का और वक्त मांग लिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। अब अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो महज 8 से 10 सेकंड में ये ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जहां धमाका होने वाला है वहीं आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सनुज शर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी भी नोएडा से मौजूद हैं और सनुज का रुख करेंगे। सनुज, क्योंकि हमने एक रिपोर्ट देखी है और जिस तरीके से तैयारियां बताई जा रही हैं, ये वाकई पूरे प्रदेश के लिए नहीं शायद देश के लिए बहुत अनोखी चीज होगी। बिल्डिंग बनते देखी है, लेकिन उसे जमींदोज खुद किया जाएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, नेशनल बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करके ये ट्विन टावर यहाँ पर बनाए गए थे, जिनके ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है
वो 28 अगस्त को पूरी होने जा रही है। आज यहाँ पर बाकायदा मॉक ड्रिल होगी कि उस दिन कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा जरा दिखाएं। देखिए यही वो जो ट्विन टावर है इनको ध्वस्त किया जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए नेशनल बिल्डिंग कोड क्या कहता है। नेशनल बिल्डिंग कोड ये कहता है कि जब भी 2 टावर बनेंगे तो दोनों टावरों के आसपास की जो दूरी है वो करीब 16 मीटर रखी जाएगी। लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अफसरों से साठगांठ करने के बाद इस दूरी को घटा दिया गया और ये दूरी घटकर करीब 9 मीटर कर दी गई, जो नियम के विरुद्ध थी। मामला चलता रहा और उसके बाद देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको यहां पर जो ध्वस्त है वो किया जा रहा है। और पूरी जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक धमाका होगा, यानी बस एक क्लिक होगा और 9 से 12 सेकंड के भीतर ये जो करीब 102 मीटर ऊंची जो इमारत है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। देखिए ये कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए एक सबक भी है और ये बिल्डिंग जब धराशायी होगी तो मिसाल भी कहीं ना कहीं बनने का काम करेगी। मिसाल किस वे में मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए जब भी भ्रष्टाचार की चाशनी में कलम डूबती है तो वो इसी तरीके से यहां इसको बढ़ावा देती है। नियम विरुद्ध कुछ भी काम कर दिए जाते हैं, लेकिन भले ही कितनी ऊंचाइयों पर यह बिल्डिंग पहुंच गई, लेकिन जब वक्त बुरा आया हकीकत सामने आई। चूंकि भ्रष्टाचार, भले ही ये इमारत इतनी बुलंद नजर आ रही है लेकिन इसकी जो नींव थी वो खोखली थी, भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी हुई थी और अब ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अच्छा, यानी ये एक मॉक तरीके ड्रिल से को लेकर के क्या वहां कोई हलचल दिखाई दे रही है? वहां पर आसपास में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं या फिर मॉक ड्रिल के तहत तैयारियां कैसी हैं, वहां पर क्या पता चल रहा है? देखिए मॉक ड्रिल की बात कर लूं तो देखिए बताया जा रहा है कि जो सीबीआरआई है उसकी जो बैठक है वो 11 बजे के करीब यहां पर होने जा रही है। जो मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल भी फिलहाल यहां पर की जाएगी, लेकिन अभी कोई ऐसी हलचल यहां पर नजर नहीं आ रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। ये देखिए बिल्कुल जो सन्नाटा है फिलहाल यहां पर पसरा हुआ है और जो पुलिसकर्मी है उधर वो बाकायदा वहां पर ड्यूटी पर बैठे हुए हैं। हाँ, आज इतना जरूर किया गया है कि जो आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं वहां के लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए यहां पर आते थे तो आज पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। कह दिया गया है कि ना तो कोई इधर से उधर जाएगा ना कोई उधर से इधर आएगा, क्योंकि आज मॉक ड्रिल होनी है। 11 बजे के करीब की बात निकलकर सामने आ रही है कि 11 बजे के करीब जब बैठक होगी तो उसके बाद यहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि जब 28 अगस्त को इस भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को यहां पर ध्वस्त किया जाए तो कोई किसी तरह की दिक्कत, कोई किसी तरह की परेशानी ना हो पाए। मॉक ड्रिल की भी कहीं ना कहीं तैयारी तो पूरी कर ली गई है। अविनाश का रुख करते हैं, अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, तनुज ने बताया कैसे तैयारी वहां पर की गई है बिल्डिंग को ध्वस्त करने की। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या क्या आज होगा, क्योंकि तमाम बैठकें भी होनी है, तो कैसे आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है? जी देखिए, अगर बात करें तो जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, चाहे वो अगर बात करें तो नोएडा के जो पुलिस के तमाम सारे अधिकारी हैं और जो तमाम सारे अन्य विभागों के अधिकारी, खासतौर से बिजली के जो विभाग के अधिकारी हैं, इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो तमाम सारे मलबा हटाने से लेकर पर्यावरण के जो अधिकारी हैं वो आज आकर के यहाँ पे मॉक ड्रिल करेंगे। खासतौर से अगर बात करें तो मैं एक बार ट्विन टावर की यहाँ से दूरी दिखाना चाहता हूँ। मैं इस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लाईओवर पर खड़ा हूँ। यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी है ट्विन टावर की, जिससे कि आप देख पा रही है। और जब ये ट्विन टावर धराशायी किया जाएगा तो तमाम सारी जो ट्रैफिक है आसपास की आधा किलोमीटर एरिया की वो रोक दी जाएगी। यानी कि जिस फ्लाईओवर में मैं खड़ा हुआ हूँ ये काफी महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है जो कि नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। इस फ्लाईओवर पर भी अगर बात करें तो ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे ही भी बगल से जाता है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे काफी महत्वपूर्ण है। जो लोग दिल्ली से लखनऊ जाते हैं या आगरा जाते हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे का ही सहारा लेते हैं, वहां पर भी ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। तो जो आसपास के तकरीबन आधा किलोमीटर के जितने भी यहाँ पे सड़कें हैं, जितने भी अगर बात करें जो एक्सप्रेसवे हैं या जितने भी फ्लाईओवर है, सभी जगह पे ट्रैफिक रोका जाएगा और उसका कहीं ना कहीं आज मुआयना किया जाएगा नोएडा पुलिस के तमाम सारे अधिकारियों की ओर से कि किस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट को रोका जाएगा। क्योंकि रविवार का दिन रहेगा और रविवार को अमूमन ये माना जाता है कि ट्रैफिक काफी कम रहता है। इसीलिए अगर बात करें तो ट्विन टावर को ये धराशायी करने के लिए रविवार का दिन चुना गया है और आज तमाम सारे अधिकारी मौका मुआयना करेंगे किस तरीके से ट्रैफिक रोक रहा है, किस तरीके से आसपास की जो सोसाइटी है वहां पे बिजली कनेक्शंस को रोक रहा है। क्योंकि मैं एक बार दिखाना चाहूंगा फिर से ट्विन टावर के बगल में आप देखिए कि एक बिल्कुल बगल में सोसाइटी है, वहां पर अगर बात करें तो शीट लगाने का काम पूरी तरीके से कर लिया गया है और दूसरी तरफ भी जो सुपरटेक की सोसाइटी है वो भी एकदम बिल्कुल बगल में है, तो वहां पर भी शीट लगाने का काम कर लिया गया। तो इन दोनों सोसाइटियों में अगर बात करें तो बिजली का कनेक्शन भी काटा जाएगा, जो तमाम सारी चीजें उसे भी काटा जाएगा, क्योंकि जब ये धराशायी किया जाएगा तो किसी भी तरीके से कोई हादसा ना हो, इसलिए तमाम सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। और वही आज तमाम सारे अधिकारी यहां पे पहुंच के मॉक ड्रिल करेंगे, बिजली का कनेक्शन काट के तमाम सारी चीजें देखेंगे, किसी तरीके से यहां पे कोई जो है हादसा ना होने पाए, इसकी पूरी तैयारियां की जा रही है कि जब ये ट्विन टावर धराशायी किया जाए तो कोई अन्य हादसा ना हो। और इसी के मद्देनजर आज मॉक ड्रिल किया जाएगा। 11 बजे करीब वक्त बताया जा रहा है कि जो तमाम सारे अधिकारी यहां
यहाँ पे आएंगे, मौका मुआयना करेंगे। और ये फ्लाईओवर जिस तरीके से देखिए बिल्कुल नजदीक है, सबसे नजदीक फ्लाईओवर यही है। और यहाँ पे अगर बात करें तो काफी हद तक तस्वीरें क्लियर कर दी अविनाश, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है तैयारी कितनी बाकुल है, आसपास की बिल्डिंग्स को किस तरीके से कवर किया जा चुका है। और देखिए, यूपी सरकार प्रदेश में बेहतर परिवहन सुविधाएं देने में जुटी है और इसी कड़ी में आज सीएम योगी एक और बड़ी सौगात देने वाले हैं। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ और कानपुर को नई सौगात मिलने वाली है। इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों जिलों के लिए 42 इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात मिलने वाली है। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर हरी झंडी दिखाई जाएगी और इससे पहले आजादी के अभूतपूर्व उत्सव पर सीएम योगी ने सभी 75 जिलों के लिए 150 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी थी। और देखिए, हर जिले में 2-2 इलेक्ट्रिक बसें होंगी जो चलेंगी, इन्हें हरी झंडी दिखाया जाएगा। ये सौगात कानपुर और लखनऊ के लिए है इस बार की, अगर आप बात करें, ताकि पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके। बात करेंगे माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की, जिसका टाइम अब ओवर हो चुका है। यानी कि अब अब्बास अंसारी और लखनऊ पुलिस के बीच चल रहे जो लुका छिपी खेल की आप बात करें तो उसका फाइनल मैच है। बिल्कुल, तो आज ही अब्बास अंसारी के पास एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का आखिरी दिन है, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से लखनऊ पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी अब्बास अंसारी हत्थे नहीं चढ़ पाया और ना ही कोर्ट में सरेंडर कर पाया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि आज अंतिम दिन है। पुलिस ने कोर्ट के आसपास पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि अब्बास अंसारी गिरफ्तार होता है तो अदालत क्या करेगी, या फिर से पुलिस को और वक्त देना पड़ेगा, फिर अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर कुर्की की कार्रवाई को हरी झंडी दी जा सकती है। तो आज क्या पॉसिबिलिटी बन पाएगी, कोर्ट से कोई अपडेट आएगी या फिर वाकई सरेंडर कर देगा, क्योंकि पुलिस तो ढूंढ के थक चुकी है। लुका छिपी खूब खेला गया, कई टीमें बनाई गई, दबिश पे दबिश, लेकिन फिलहाल आज आखिरी दिन है, मियाद पूरी। तो वहीं योगी सरकार अब नशे के खिलाफ अभियान और तेज करने जा रही है। एक तरफ जहां एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, तो वहीं अब पुलिस को भी अवैध शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, आज से यूपी में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि यूपी में 31 अगस्त तक अवैध शराब के खिलाफ बड़ी तेजी से मुहिम चलाएं, धरपकड़ तेज हो। सभी पुलिस अधीक्षकों को एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने ये आदेश जारी किया है, पत्र लिख करके निर्देश दिया है कि नशे के खिलाफ जो अभियान है बड़ी तेजी से चलाया जाए। तो दरअसल योगी सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। पिछले 23 दिन की बात की जाए तो यूपी एसटीएफ ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 12 अपराधी पकड़े हैं और अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत का मादक पदार्थ जब्त किया जा चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों के व्यवसाय को राष्ट्रीय अपराध घोषित करते हुए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया है और इसी के तहत अब धरपकड़ तेज होगी। डेडलाइन दी गई है 31 अगस्त की। बात करेंगे यूके SSSC पेपर लीक मामले की, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और सीएम धामी ने गड़बड़ी वाली भर्तियां न सिर्फ रद्द करने के निर्देश दिए हैं बल्कि नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी, अवैध संपत्ति जब्त करने, साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत और PMALA के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है, उनकी नियुक्ति निरस्त करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। बिल्कुल, तो देखिए यूके SSSC पेपर लीक मामले में अब ये बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यूके SSSC को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां यथाशीघ्र एक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाए, क्योंकि अब यूके SSSC इस पूरे मामले के बाद प्रकाश में आया है। इसकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। यहां पर एक अध्यक्ष की नियुक्ति की बात सीएम ने कही है, लेकिन आरोप बहुत बड़ा है। ऐसे में देखना होगा विपक्ष क्या कहता है, क्योंकि लगातार घेरेबंदी चल रही है। यूके SSSC भर्ती मामले में जिस तरीके से किरकिरी यूके SSSC की हुई है, इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दोषियों को सजा दी जाए, सीएम ने अपनी तरफ से कई आदेश दिए हैं, जिसमें यूके SSSC के अध्यक्ष की नियुक्ति की भी बात सामने आई है। आइए डिटेल्स के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का। अब तक ये बताइए कि यूके SSSC के अध्यक्ष की नियुक्ति की भी बात चल रही है, किस तरीके से ये ज्यादा सक्सेसफुल होगा और क्या क्या आदेश दिए हैं सीएम ने?
देखिए, इस नेता UKSS में अभी तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और SIT अपनी पूरी तरह से इसमें जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन क्योंकि अभी भी जो सरगना है, जो पूरी तरह से मास्टरमाइंड है इसके, वो SIT के गिरफ्त में नहीं आए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में तेजी लाई जाए और जो भी इसमें दोषी है उस पर उनको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे SS राजू, वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इस बात को लेकर कि आयोग पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं उस पर पूरी तरह से उनका कहीं ना कहीं वो खुद ही अपनी इच्छा से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो इस्तीफा दे चुके हैं। आयोग में अध्यक्ष नहीं है और तकरीबन 8 परीक्षाएं आगामी दिनों में होने जा रही हैं और महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, तो इसीलिए ये कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि अध्यक्ष की इसमें नियुक्ति कर दी जाए ताकि जो परीक्षाएं हैं उनको सुचारू रूप से और बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परीक्षाएं पूर्व में हो चुकी है उनमें 3 परीक्षाएं ऐसी हैं जो पूर्व में हुई थी। एक तो स्नातक की जो परीक्षाएं थी BPDO की, उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे थे, उनको पूरी तरह से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ ही फोरज गैस की भर्ती थी, उसमें भी SIT जांच चल रही है, उनको भी निरस्त किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ अन्य भर्तियां, सचिवालय में रक्षक पद की भर्ती थी, उनमें भी SIT की जांच चल रही है, तो ये भर्तियों को संभवतः अब निरस्त कर दिया जाएगा। इसके के साथ साथ ही जो लोग ऐसे हैं जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने परीक्षा दी थी और परीक्षा देकर वो पास हुए थे और फिर उनको नौकरी मिली थी, उन लोगों के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और जो उनकी अवैध संपत्ति है उनको भी सख्त गिरफ्त करने के निर्देश दिए हैं। तो इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं, यानी कि साफ है कि इस मामले में मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी है उसको गिरफ्तारी की लगातार SIT जांच कर रही है और आगे ही बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि अभी भी जो इसका मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसको गिरफ्तार करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें थोड़ी और तेजी लाई जाए ताकि जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्त में आ सके। फिलहाल कह सकते हैं कि जो आयोग की आगामी परीक्षा होने जा रही है उनको लेकर भी संशय खड़ा हो गया है कि अध्यक्ष ना होने की वजह से आयोग अपनी परीक्षाओं को किस स्थिति में कराएगा, उनमें पारदर्शिता रहेगी या नहीं रहेगी और परीक्षाएं वक्त पर होंगी क्या नहीं होंगी। क्योंकि कई युवा ऐसे हैं जो मेहनत कर उन परीक्षाओं के लिए आगे परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, उन पर उनके भविष्य में भी सवाल खड़ा हो गया है और इसके साथ साथ ही आगामी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं वो किस आधार पर की जाएगी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि तमाम छात्रों का भविष्य अधर में नहीं लटका रह सकता। एक नजीर जरूर पेश करनी है UKSS में जितने लोग लिप्त रहे इस घोटाले को लेकर के, इस पूरे एक्टिविटी को लेकर के, उनको सजा दे, नजीर पेश करें। लेकिन हाँ, भर्तियां सुचारू रूप से चलती रहे, परीक्षाएं होती रहें, ये छात्रों के हित के लिए है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। तो देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टीम के गठन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद उत्तराखंड में नई टीम का गठन किया गया है जो आगामी 2024 के चुनावों के लिए अभी से काम करना शुरू कर देगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि टीम में हर तरह से युवाओं और अनुभवी नेताओं को तरजीह दी गई ताकि सरकार और संगठन में समन्वय के हिसाब से काम हो सके। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि 15 सितंबर तक सभी प्रकोष्ठ गठित कर दिए जाएंगे, उसके बाद जिला स्तर पर नई टीम बनाई जाएगी। 28 विभाग हमारे बने हैं, उस विभाग की दृष्टिकोण से हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है। 28 विभागों दोनों दायित्वों में 14 अपने जो कार्यकर्ता विभाग के प्रभारी हमने बनाए हैं, 14 विभाग हम उनको वितरित करेंगे। इसके साथ 18 हमारे प्रकोष्ठ हैं, प्रकोष्ठ में हमने 2 प्रमुख कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है। 18 प्रकोष्ठों में 9 प्रकोष्ठों के अलग अलग दायित्व देकर हम कार्यकर्ताओं को दायित्व देंगे। इसकी घोषणा भी हम 15 सितंबर तक कर देंगे। बाद में जिले की टीम उस रूप में बनेगी, उसको हम लोग बनवाएंगे। पूरे संगठन का स्वरूप आगामी लोकसभा चुनाव को केंद्र में रखकर हम लोग देंगे। उसी दृष्टि से कल की टीम का भी हमने गठन किया और आगामी दिनों में जो मोर्चे प्रकोष्ठ बनेंगे उनमें हम इसका समावेश करेंगे। तो देखिए, एक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हुए महेंद्र भट्ट अपनी नई टीम बनाकर के काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष ने अभी तक शायद तैयारी ही नहीं शुरू की है। क्योंकि देखिए, करण माहरा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन वो अभी तक अपनी नई टीम का ऐलान नहीं कर पाए हैं। जबकि माहरा ने अध्यक्ष बनते ही ये बात कही थी कि वो अपनी नई टीम के साथ जल्द मैदान में उतरेंगे। जहां एक और कांग्रेस नेताओं को भी नई टीम गठन का इंतजार है, वहीं लंबा समय बीत जाने के बाद भी माहरा की नई टीम के गठन न होने पर सवाल भी उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर समन्वय बनाना माहरा के लिए भी इतना आसान नहीं है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि माहरा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और संगठन में ऐसे चेहरों को जगह देना चाहते हैं जिससे कांग्रेस मजबूती के साथ काम तो करे ही, साथ ही पार्टी के भीतर भी समन्वय बना रहे।
हालांकि अब करण महाराज सितंबर तक अपनी नई टीम का ऐलान करने की बात कह रहे हैं। मैं कई बार जवाब दे चुका, क्योंकि बीजेपी क्या कर रही है मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले कहा कि अगस्त सितंबर तक हम अपनी देंगे। जिस दिन मैंने चार्ज लिया था उसी दिन कहा था कि अगस्त सितंबर तक का हम टाइम लेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं जल्दीबाजी में कोई काम करना नहीं चाहता, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है, तो इसको ज़्यादा गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं। करण महारा की माने तो वो जल्दबाजी में अभी कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। वो लगातार प्रदेश में दौरे भी कर रहे हैं और नई टीम में किन किन चेहरों को जगह दी जाए इसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं लगातार दौरे कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों को समझ रहा हूँ, उसके बाद ही गठन करेंगे। जब टीम का गठन होगा तो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आपने कहा था कि छोटा और बड़ा निश्चित ही छोटा बनेगा और प्रभावी बनेगा। कुछ नए और चीज़ें भी हम करने जा रहे हैं, वो बनने के बाद आपको चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल करण महारा को भले ही अपनी टीम बनाने में देरी हो रही है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी टीम छोटी होगी लेकिन बहुत प्रभावी होगी। इसका मतलब साफ है कि करण महारा वो सियासत के जौहरी हैं जो हर हीरे को परख रहे हैं, क्योंकि सवाल 2024 के चुनाव का है, जिसको लेकर कांग्रेस को मजबूत नींव अभी से बनानी होगी। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो यमुना और बेतवा नदी में बाढ़ की आहट के बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। डीएम को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान के कोटा बैराज और धौलपुर में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, और उसका असर भी देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों तेज बारिश से बेतवा नदी उफान पर है। ऐसे में आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मथुरा और मिर्जापुर जिलों में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए गांव और शहरों में लोगों को सुरक्षा देने पर अब इंतजाम और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो सीएम योगी ने देर रात स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, आपदा प्रबंधन की टीमों को 24/7 एक्टिव मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आपदा प्रबंधन मित्र सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों की सहायता लेने के भी निर्देश दिए हैं। नाव, राहत सामग्री की व्यवस्था के साथ साथ बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य, तमाम जो चीजें हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से देने की बात भी कही है। तो देखिए, जहां एक तरफ यूपी समेत कई राज्यों में बाढ़ का संकट है, लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं यूपी का एक जिला ऐसा भी है जहां कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है। बिल्कुल ठीक 2 साल बाद उन लोगों के लिए अच्छे दिन लौटे हैं। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब से संकट खड़ा हो गया है। नदियों का विकराल रूप और बाढ़ के हालात ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन कानपुर में नाव बनाने वालों के चेहरे खिल उठे हैं और 2 साल बाद सरसैया घाट में रहने वाले निषाद परिवारों को नाव के काफी ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे हैं। पहाड़ों और मैदानों में हो रही भारी बारिश के चलते देश भर में नदियां उफान पर हैं और कई प्रमुख नदियां बाढ़ की स्थिति में आ चुकी हैं। गंगा नदी में भी कानपुर की अगर बात की जाए तो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और चेतावनी बिंदु के करीब आ गया है। ऐसे में कानपुर का सरसैया घाट का इलाका इस बार फिर से रोशन हुआ है। पिछले कोरोना काल में जो कोरोना काल बीता उसमें नाव की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से नाव बनाने वालों के चेहरे खिल उठे हैं। दरअसल कानपुर के सरसैया घाट का इलाका बेहतरीन और टिकाऊ नाव के लिए जाना जाता है, जहां 20 से ज्यादा निषाद परिवार लंबे वक्त से नाव बनाने का काम करते हैं। लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 साल काम में सुस्ती के बाद इस बार इन नाव निर्माताओं की चांदी हो गई है। यहाँ तो कम से कम 30-40 परिवार का घर है और हमारे यहाँ कम से कम जो 3 पीढ़ियाँ बीत चुकी है नाव का वर्क ही करते हुए, नाव बनाते हुए। तो हर परिवार नाव बनाता है? हर परिवार नाव बनाता है हमारा, और आज से नहीं करीब 3-4 पीढ़ियों से हम लोग लगातार बना रहे हैं। एक सीजन में कितनी नाव बना लेते हैं? एक सीजन में एक व्यक्ति कम से कम 30-40 नावें बना सकता है। यहाँ नाव 2000 रुपये की छोटी नाव आती है
और उससे ऊपर निकलने की फिर जाइए तो 12,000 14,000 रुपये के आसपास की नावें हैं। सीज़न में जैसा काम के ऊपर है भैया, कैसा मतलब काम आ जाए उस हिसाब से बनाने के ऊपर। अगर कोरोना की बात की जाए, कोरोना 2 साल तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, आराम से बैठे थे बस। अब क्या हो रहा है? अब थोड़ा सा रौनक है, थोड़ा सा पानी रहेगा तो रौनक रहेगी, वरना पानी गया तो हम भी गए। जिस तरह यूपी समेत बाकी प्रदेशों में जल प्रलय से अफरा तफरी मची है, ऐसे में अब इन नाव निर्माताओं को मध्य प्रदेश से भी ऑर्डर मिलने लगे हैं। कौन सी नाव ले जा रहे हैं? ये 13 फुटी। कितने खरीद ली? 8,000। पानी काफी बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया। सरसैया घाट पर रहने वाला एक परिवार हर सीजन में करीब 30 नाव बना लेता है, जो इनके गुजर बसर को आसान बनाता है। लेकिन कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल नाव की मांग में भारी कमी रही थी, लेकिन इस बार इन लोगों की अच्छी कमाई हो रही है। जो नाव की कीमत है वो 8-10 हज़ार से शुरुआत होकर के 25-30 हज़ार रुपये तक की नाव यहाँ पर बिक रही है और नाव को तैयार किया जा रहा है। यानी नाव खरीदने वालों की अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नदियों में पानी बढ़ा है तो नाव की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।